यारो, क्या आपने कभी भूतिया कब्रिस्तान के बारे में सुना है, जहां रात में चीखें सुनाई देती हैं और जमीन से फुसफुसाहट आती है। आज की कहानी में हम राजस्थान के रेगिस्तानी गांव मरुधारा के एक ऐसे ही भयानक कब्रिस्तान के रहस्य को खोलने जा रहे हैं। दो जिज्ञासु युवक वीरेंद्र और अखिलेश की एक रात की गलती उन्हें इस भयानक दुनिया में ले जाती है, जहां उन्हें आत्माओं से मुठभेड़ होती है और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए सुनते हैं ये रोमांचक कहानी, भूतिया कब्रिस्तान, मिट्टी की पुकार। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा गांव मरुधारा सदियों पुराना था। इसकी संकरी गलियां इतिहास के बोझ से दबी थीं और मिट्टी के कच्चे घर मानो रेत के टीलों से उगाए हों। मरुधारा का कब्रिस्तान गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर स्थित था। जर्जर मकबरों और टूटी हुई चादरों से ढकी कब्रों का यह मैदान गांव वालों के लिए एक वर्जित क्षेत्र था। खासकर रात के समय यहां तक कुत्ते भी नहीं भटकते थे। वीरेंद्र गांव का एक जिज्ञासु युवक था। उसे पुराने किस्सों और रहस्यों का बड़ा शौक था। एक शाम चाय की थड़ी पर बुजुर्गों की बातचीत सुनते हुए उसने भूतिया कब्रिस्तान के बारे में सुना। गांव के सबसे अनुभवी बुजुर्ग बाबा नारायण ने बताया कि सालों पहले एक भयानक अकाल पड़ा था। लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी रहीं और अंततः उन्हें बिना किसी रस्म के उस कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तब से रात में उस कब्रिस्तान से चीखें और कराहने की आवाजें आती हैं। वीरेंद्र की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे उस भूतिया कब्रिस्तान को देखने का, वहां मौजूद रहस्यों को जानने का जुनून सवार हो गया। अपने सबसे करीबी दोस्त अखिलेश को उसने अपने प्लान के बारे में बताया। अखिलेश स्वभाव से डरपोक था, लेकिन वीरेंद्र की जिद के आगे वह झुक गया। पूर्णिमा की रात को जब चांद आसमान में टिमटिमा रहा था, वीरेंद्र और अखिलेश चुपके से गांव से निकल पड़े। उन्होंने टूटी फूटी टॉर्चें पकड़ी और कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो रेत के कण भी उनकी सांसें रोककर उनका पीछा कर रहे हों। कब्रिस्तान पहुंचते ही एक खौफनाक सन्नाटा उनके चारों ओर छा गया। हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था। खंडहरों से निकलने वाली परछाइयां उन्हें डरा रही थीं। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटी हुई चादरों पर पड़ती, जिससे आकार बिगड़ जाते और भयावह लगते। अचानक अखिलेश ने वीरेंद्र की बांह पकड़ ली। दूर से उन्हें एक मकबरे के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला की आकृति दिखाई दी। वह पेड़ की तरह हिल रही थी। उसकी आवाज हवा में चीखों की तरह गूंज रही थी। वीरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन अखिलेश का डर का मारा हुआ चेहरा देखकर रुक गया। कुछ ही सेकंड बाद आकृति गायब हो गई। वीरेंद्र और अखिलेश दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके माथे पसीने से तर थे। तभी उन्हें जमीन से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह किसी की फुसफुसाहट थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वापस आओ, वापस आओ। फुसफुसाहट उनकी टांगों के नीचे से आ रही थी, मानो मिट्टी खुद उनसे कुछ कह रही हो। वीरेंद्र और अखिलेश सहम गए। डर के मारे उनकी चीखें अटक गईं। वे अंधेरे में भागने लगे, पीछे से आती फुसफुसाहट को अनदेखा करते हुए। गांव पहुंचकर वे सीधे वीरेंद्र के घर गए। वीरेंद्र और अखिलेश घर पहुंचकर दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनकी आंखों के सामने अभी भी कब्रिस्तान का भयानक दृश्य घूम रहा था। वीरेंद्र ने अखिलेश को पानी का गिलास पकड़ाया और उसे शांत होने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब उनका डर थोड़ा कम हुआ तो वीरेंद्र ने कहा, क्या तुमने भी वह आवाज सुनी, जमीन से आने वाली फुसफुसाहट? अखिलेश ने सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ सुनी। वह क्या थी? वीरेंद्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह भी उतना ही डरा हुआ था। उसने सोचा, शायद यह उनकी कल्पना का खेल था, लेकिन जमीन से आने वाली फुसफुसाहट का ख्याल
उन्हें रोंगटे खड़े कर देता था। सुबह होते ही वीरेंद्र सीधे बाबा नारायण के पास गया। बाबा नारायण गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्हें सभी रहस्यों का ज्ञान था। वीरेंद्र ने उन्हें रात में कब्रिस्तान में हुए अनुभव के बारे में बताया। सफेद साड़ी वाली महिला और जमीन से आने वाली फुसफुसाहट। बाबा नारायण ने उन्हें ध्यान से सुना। उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने वीरेंद्र को डांटा, मैंने तुम्हें उस कब्रिस्तान के बारे में चेतावनी दी थी। वह जगह अशुभ है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। वीरेंद्र ने माफी मांगी और बाबा नारायण से विनती की कि वह उन्हें उस फुसफुसाहट का मतलब समझाएं। बाबा नारायण ने बताया कि वह फुसफुसाहट उन बेचारे लोगों की आत्माओं की है जिन्हें अकाल के दौरान बिना किसी रस्म के दफना दिया गया था। वे अशांत हैं, मुक्ति की तलाश में हैं। बाबा नारायण ने उन्हें आगे चेतावनी दी, उस कब्रिस्तान में फिर मत जाना, वे आत्माएं तुम्हें भी अपने साथ खींच लेंगी। वीरेंद्र बाबा नारायण की बातों से सहम गया। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह दोबारा कब्रिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वाकई में वह फुसफुसाहट आत्माओं की थी? और सफेद साड़ी वाली महिला कौन थी? कुछ दिन बीत गए। वीरेंद्र और अखिलेश दोनों उस रात के अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात में जब भी अकेले होते उन्हें जमीन से आती फुसफुसाहट का भ्रम होता। एक रात वीरेंद्र अचानक से नींद से उठा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर उसने धीमी फुसफुसाहट सुनी, वापस आओ, वापस आओ। वीरेंद्र घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह सचमुच भूतों का साया था या फिर उसका दिमाग उस रात के अनुभव को भुला नहीं पा रहा था? सुबह होते ही वीरेंद्र ने अखिलेश को बुलाया। उसने उसे रात में हुई बात बताई। अखिलेश ने भी बताया कि उसे भी वही फुसफुसाहट सुनाई दी थी। यह सुनकर वीरेंद्र और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा, शायद बाबा नारायण सही थे, शायद उस कब्रिस्तान की आत्माएं उन्हें वापस बुला रही थीं। लेकिन क्यों? उन्हें वहां वापस जाने की क्या जरूरत थी? वीरेंद्र और अखिलेश की जिंदगी एक दुस्वप्न में बदल गई थी। रातों को नींद नहीं आती थी और दिन में भी उन्हें जमीन से आती फुसफुसाहट का भ्रम होता रहता था। गांव के लोग भी उन दोनों के अजीब व्यवहार को नोटिस कर चुके थे। कुछ लोगों ने उन्हें बाबा नारायण के पास जाने की सलाह दी, जबकि अन्य ने उन पर भूत प्रेत का साया होने का शक जताया। एक रात वीरेंद्र एक विचित्र सपना देखा। वह खुद को उस भूतिया कब्रिस्तान में पाया। आसपास अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। अचानक उसने दूर से एक रोशनी देखी। वह रोशनी एक टूटे हुए मकबरे से आ रही थी। वीरेंद्र डरते हुए भी उस रोशनी की ओर गया। मकबरे के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा खड़ी थी। वह सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए था और उसके चेहरे पर गहरी वेदना थी। आत्मा ने वीरेंद्र को पहचाना और धीमी आवाज में बोला, वीरेंद्र, तुम आ गए। वीरेंद्र डर से सहम गया। आप कौन हैं? मुझे यहां क्यों बुलाया है? आत्मा ने बताया कि वह उस अकाल के दौरान मारे गए लोगों में से एक था। उसे और बाकी लोगों को बिना किसी रस्म के दफना दिया गया था, जिस वजह से उनकी आत्माएं अशांत थीं। हमें मुक्ति चाहिए वीरेंद्र, आत्मा ने विनती की। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए पिंडदान करो और शांति पाने में हमारी मदद करो। वीरेंद्र को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। मरे हुए लोगों की आत्माओं को कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती थी? आत्मा ने उसे बताया कि कब्रिस्तान के पास एक गुफा है जहां एक पुराना तांत्रिक रहता था। उसके पास एक किताब है जिसमें मुक्ति पाने का रास्ता लिखा है। वीरेंद्र को उस किताब को ढूंढना था और उनके लिए अनुष्ठान करना था। सपना टूट गया और वीरेंद्र सोकर उठा। वह पसीने से लथपथ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सपना था या फिर कोई संदेश? अगली सुबह वीरेंद्र ने अखिलेश को अपना सपना बताया। अखिलेश भी हैरान रह गया। उसे भी उसी रात एक सपना आया था जिसमें उसे वही बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिया था। दोनों दोस्तों को अब यकीन हो गया था कि यह कोई संयोग नहीं है। उन्हें कब्रिस्तान के पास गुफा ढूंढनी थी और उस तांत्रिक की किताब को खोज निकालना था। लेकिन क्या यह उनके लिए सही रास्ता था? क्या वे भूतों की मदद कर पाएंगे या फिर खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे?
ये सवाल उनके दिमाग में घूमते रहे। फिर भी उनकी जिंदगी इतनी भयानक हो चुकी थी कि वे कुछ भी करने को तैयार थे। बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि उन्हें रातों को होने वाला यह डर खत्म हो जाए। इस तरह वीरेंद्र और अखिलेश ने एक बार फिर भूतिया कब्रिस्तान की ओर जाने का खतरनाक फैसला किया। इस बार उनके मकसद बिल्कुल अलग थे, भूतों को शांति दिलाना। वीरेंद्र और अखिलेश जानते थे कि कब्रिस्तान के पास गुफा ढूंढना आसान नहीं होगा। सूरज ढलने से पहले ही वे गांव से निकल पड़े। दिन के उजाले में कब्रिस्तान इतना भयानक नहीं लगता था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी सन्नाटा थी। कब्रिस्तान के चारों ओर घूमते हुए उन्होंने टूटे हुए मकबरों और उखड़ी हुई जमीन को ध्यान से देखा। अचानक अखिलेश को एक छोटी सी दरार दिखाई दी जो एक चट्टान के नीचे छिपी हुई थी। दरार इतनी संकरी थी कि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता था। वीरेंद्र ने टॉर्च जलाई और अखिलेश को आगे जाने के लिए कहा। अखिलेश चट्टान के नीचे घुसा और धीरे धीरे अंधेरे में रेंगने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे रास्ता मिल गया है, यह थोड़ा बड़ा हो गया है। वीरेंद्र भी दरार से निकलकर गुफा के अंदर गया। गुफा नम और ठंडी थी। चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने चारों ओर दीवारों पर बने हुए अजीब चिन्हों को देखा। ये चिन्ह प्राचीन लगते थे और उनका मतलब समझना मुश्किल था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खुली जगह दिखाई दी। वहां जमीन पर एक गद्दा बिछा हुआ था और उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी। आग के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके सिर पर लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। वीरेंद्र और अखिलेश सहम गए। यह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसे उन्होंने अपने सपने में देखा था। आप कौन हैं? वीरेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मैं वह हूं जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, तांत्रिक वीरम। वीरेंद्र और अखिलेश ने उसे बताया कि वे भूतों की मदद के लिए आए हैं। उन्होंने उसे अपने सपने और बूढ़े व्यक्ति के संदेश के बारे में बताया। वीरेंद्र ध्यान से उनकी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, तुमने एक अच्छा काम करने का फैसला किया है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें मुक्ति पाने का अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए खास चीजों की जरूरत पड़ेगी। वीरम ने उन्हें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां, जानवरों की हड्डियां और प्राचीन मंत्रों वाली एक स्क्रॉल शामिल थी। उसने उन्हें बताया कि ये चीजें गांव के आसपास नहीं मिलेंगी। उन्हें जंगल में गहराई तक जाना होगा और खतरे का सामना करना होगा। वीरेंद्र और अखिलेश एक असमंजस में पड़ गए। क्या वे वाकई में इतना बड़ा जोखिम उठाएं? लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलका। वे भूतों की मदद करना चाहते थे और अपनी रातों की नींद वापस पाना चाहते थे। इस तरह वीरेंद्र और अखिलेश ने वीरम की दी हुई लिस्ट लेकर एक नए साहस की ओर रवाना हो गए। उन्हें पता नहीं था कि जंगल में उनका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन वे मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सूर्योदय से पहले ही वीरेंद्र और अखिलेश गांव से निकल पड़े। उनकी पीठ पर भारी थैले लदे थे, जिनमें खाने का सामान, पानी और वीरम की दी हुई लिस्ट में से कुछ चीजें थीं। जंगल की यात्रा लंबी और खतरनाक होने वाली थी। गांव की परिचित सीमाओं को पार करते ही एक अदृश्य दीवार उन्हें घेर लेती थी। पेड़ों की घनी छाया जमीन पर टिकी थी। सूर्य की रोशनी को मुश्किल से राह देती थी। हवा में एक गहरी खामोशी थी, जिसे कभी कभी जंगली जानवरों की चीखों से तोड़ा जाता था। पहले कुछ घंटे तो चलना आसान था, लेकिन धीरे धीरे रास्ता कठिन होता गया। जंगली झाड़ियां उनके पैरों को रोकती थीं और ऊंचे पेड़ों की जड़ें उनके रास्ते में बाधा बनती थीं। जंगली जानवरों के पदचिन्ह उन्हें डराते थे, हालांकि अभी तक उन्हें कोई सामना नहीं हुआ था। दोपहर के समय थककर हारकर एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। अखिलेश ने पानी की बोतल खोली और थोड़ा पानी पिया। वीरेंद्र, अखिलेश ने चिंता से पूछा, क्या आपको लगता है हम ये चीजें ढूंढ पाएंगे? वीरेंद्र ने उसे हौसला दिया, हमें ढूंढना ही होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने वीरम की लिस्ट को फिर से पढ़ा। पहली चीज थी रात को खिलने वाला चांद्रपुष्प। माना जाता था कि यह फूल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पाया जाता था। कुछ ही देर बाद सूरज ढलने लगा।
जंगल का माहौल बदल गया। अजीब सी आवाजें उन्हें डराने लगीं। अचानक एक जोर का गुर्राना उन्हें सुनाई दिया। दोनों सहम गए। उनके हाथों में कंपी। अखिलेश ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? वीरेंद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया, पता नहीं, शायद कोई जंगली जानवर। उन्होंने जल्दी से टॉर्च जलाई और आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। रात गहराती जा रही थी और जंगल का खौफ उनकी रीढ़ की हड्डी में समाता जा रहा था। कुछ देर बाद अखिलेश ने टॉर्च की रोशनी में कुछ चमकते हुए देखा। पास जाकर देखा कि ये सफेद फूल थे जो रात में चांदनी की तरह चमक रहे थे। वीरेंद्र, चांद्रपुष्प। अखिलेश खुशी से चिल्लाया। वीरेंद्र भी खुश हुआ। उन्होंने सावधानी से कुछ फूल तोड़े और उन्हें अपने थैले में रख लिया। ये उनकी पहली सफलता थी, लेकिन बाकी चीजें ढूंढना अब भी बाकी थी। जंगल की यात्रा और भी खतरनाक होती जा रही थी। क्या वे बाकी चीजें ढूंढ पाएंगे और वापस गांव लौट पाएंगे, या जंगल के रहस्य उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे? वीरेंद्र और अखिलेश जंगल की गहराइयों में लगातार कई दिनों तक भटकते रहे। रातें भयावह थीं। जंगली जानवरों की आवाजें और अंधेरे का खौफ उन्हें सोने नहीं देता था। दिन में भी हर कदम पर खतरा मंडराता रहता था। उन्हें जहरीले सांपों से बचना पड़ा। नदी पार करते वक्त डूबने का खतरा भी झेला। धीरे धीरे उनकी लिस्ट में से एक एक चीज मिलती गई। उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली, एक गिद्ध की हड्डी भी मिली, लेकिन सबसे कठिन काम बाकी था। उन्हें एक काले जादू की किताब ढूंढनी थी, जो माना जाता था कि किसी पुराने मंदिर के खंडहरों में छुपी हुई है। एक शाम सूर्य के लाल सिंदूर रंग में डूबने से पहले उन्हें एक ऊंचे टीले पर कुछ टूटे हुए मंदिर के अवशेष दिखाई दिए। वीरेंद्र को लगा शायद यही वो जगह है जिसकी उन्हें तलाश थी। वे टूटे हुए मंदिर के अंदर घुसे। धूल और मिट्टी से भरे इस स्थान में एक अजीब सी गंध थी। टूटी हुई मूर्तियों के बीच वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक अखिलेश की टॉर्च की रोशनी एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने दरवाजा धक्का दिया और अंदर झांकने की कोशिश की। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अखिलेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं अंदर जाता हूं। वीरेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश पहले ही अंधेरे में कूद चुका था। कुछ ही देर बाद अखिलेश की चीखें सुनाई दी। वीरेंद्र घबरा गया। उसने टॉर्च जलाई और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। वीरेंद्र दरवाजे पर जोर जोर से हथौड़े मारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार थककर हारकर वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वह अखिलेश को खो चुका था? अचानक उसे जेब में रखी हुई स्क्रॉल याद आई, जिसमें अनुष्ठान करने की विधि लिखी थी। उसने उसे निकाला और पढ़ना शुरू किया। स्क्रॉल के मुताबिक मुक्ति पाने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी। वीरेंद्र को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह अखिलेश को कैसे बचा सकता है? तभी उसे याद आया कि तांत्रिक वीरम ने उसे बताया था कि वह खुद भी अकाल के दौरान मारे गए लोगों में से एक था। एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने स्क्रॉल को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाया, मैं बलिदान देता हूं, मुक्ति दो, उन आत्माओं को और अखिलेश को वापस लौटा दो। उसके आसपास हवा तेजी से चलने लगी। टूटे हुए मंदिर की छत हिलने लगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वीरेंद्र बेहोश हो गया। जब वीरेंद्र होश में आया तो वह गुफा में वीरम के सामने बैठा हुआ था। अखिलेश उसके पास ही बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। आप बच गए, वीरेंद्र ने अखिलेश को गले लगाते हुए कहा। वीरम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहादुरी का काम किया वीरेंद्र। तुम्हारे बलिदान से आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। वीरेंद्र को समझ नहीं आया, लेकिन मैंने तो खुद को बलिदान देने की बात कही थी। वीरम ने बताया, तुम्हारा बलिदान देने का साहस ही काफी था। मृत्यु का वास्तव में कोई बलिदान नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर का भय और मित्र के लिए त्याग करने की भावना ही काफी थी। शुद्ध मन से किया गया ये संकल्प ही आत्माओं को तारने के लिए काफी बल बन गया। वीरेंद्र और अखिलेश दोनों राहत के सागर में डूब गए। उन्होंने भूतों की मदद की थी और खुद भी बच निकले थे। वीरेंद्र ने पूछा, अब क्या होगा? वीरम ने जवाब दिया, अब तुम गांव लौट सकते हो। भूतिया कब्रिस्तान से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। आत्माएं शांत हो चुकी हैं। कुछ देर बाद
वीरेंद्र और अखिलेश गांव की परिचित गलियों में वापस आ गए। सूरज निकल चुका था और गांव में हर तरफ चहल पहल थी। उन्हें लगा जैसे वे एक लंबे सपने से जागे हों। उन्होंने गांव वालों को अपने अनुभव के बारे में नहीं बताया। उन्हें डर था कि लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। उनकी आंखों में एक नया डर नहीं बल्कि समझदारी का भाव था। उस रात वीरेंद्र और अखिलेश कब्रिस्तान के पास गए। उन्होंने जमीन पर खड़े होकर दूर से कब्रिस्तान को देखा। अब उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था, उन्हें बस एक शांति का अनुभव हो रहा था। हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद वीरेंद्र। वीरेंद्र मुस्कुराया। उसने अपने मन में जवाब दिया, आप शांति से रहें। भूतिया कब्रिस्तान का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन वीरेंद्र और अखिलेश के दिलों में हमेशा वह अनुभव और उस रात का साहस जिंदा रहने वाला था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है सूरत से पूनम। अगला नाम है यूपी से सुनील कुमार। अगला नाम है ओडिशा कालाहांडी से जग्यराज टंडी। अगला नाम है चेन्नई से डाया से शादरी। अगला नाम है दयालबाग आगरा से विश्वजीत कुमार। अगला नाम है कोलकाता से रवि शॉ। अगला नाम है गोपालगंज से मोहित। अगला नाम है पंजाब से सोनू बिखीविंड। अगला नाम है फाजिल्का पंजाब से सोनू। अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी। अगला नाम है कांगड़ा से करिश्मा। अगला नाम है असम से राधिका छेत्री। अगला नाम है असम से दुर्बा। अगला नाम है यूपी से निरंजन खरवार। अगला नाम है गोरखपुर हरियाणा से लकी। अगला नाम है असम से रांजू। अगला नाम है बालासोर बलियापाल से कार्तिक। अगला नाम है भोपाल से रामजन। अगला नाम है असम गुवाहाटी से मोरजीना। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है सूरीनाम से रेडस पोएताई। अगला नाम है झारखंड से बब्बिता कालुंडिया। अगला नाम है नोएडा से दयानंद। अगला नाम है इटावा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सलमान। अगला नाम है मध्य प्रदेश से दीप्ति सिकदर। अगला नाम है नई दिल्ली से इंदिरा चौधरी, ललिता बिष्ट, बबीता नेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।